कर आ गए ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट पेपर कृषि कंप्यूटर और यूपीजी के कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया से आ जाइए, शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा। ब्रह्मास्त्र 29 आज जो है सीरीज का 29 सेट पेपर है, प्रैक्टिस सेट पेपर कृषि कंप्यूटर यूपीजी के टोटल 100 क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व करवाते हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अब तक पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं ब्रह्मास्त्र की, वो जाकर उन्हें देख लीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे ही आपका जो है 1000 व्यू हो जाते हैं, वैसे ही हम जो है ब्रह्मास्त्र लेकर आ जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं कि सर अब देखो समय है प्रैक्टिस का, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर बढ़ेगा। आपने थ्योरी पढ़ ली, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है प्रैक्टिस करते हुए, है ना। 2 से 3 महीने 4 महीने दम से प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इसलिए आपका ब्रह्मास्त्र 60 सेट पेपर प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। 20 फुल लेंथ सेट है, इसमें 40 टॉपिक वाइज सेट है, प्रिंटेबल पीडीएफ में रहेंगे और 65 क्वेश्चन कृषि के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन यूपीजी के। तो प्रैक्टिस इतनी करवाने वाले हैं ना कि अब प्रैक्टिस में नहीं होगी कमी, क्योंकि संकल्प भी है, ब्रह्मास्त्र भी है, डेली के सेट पेपर भी है। कितना प्रैक्टिस करोगे भाई, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, है ना। तो केवल प्रैक्टिस बेस पर सिलेक्शन लेना है तो 60 सेट पेपर ब्रह्मास्त्र के खरीद लो और आपका जो है सेट पेपर वाली ई बुक खरीद लो, संकल्प बैच ज्वाइन कर लो सारी प्रैक्टिस करवाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ब्रह्मास्त्र जिसने अभी तक नहीं बाय किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा visionagriacademy.in, और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे हमारे ऐप को विजन एग्री अकेडमी को, तो आपको वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मात्र 299 रुपए में है, 60 सेट इसमें मिल रहे हैं, 6000 क्वेश्चन आपको इस सेट पेपर में मिलने वाले हैं। कितने बच्चों? 6000 क्वेश्चन। ये आपका प्रिंटेबल में भी उपलब्ध है, मतलब जो प्रिंटेड मंगाना चाह रहा है कि भैया हमें ब्रह्मास्त्र सेट पेपर प्रिंटेड में चाहिए है, तो प्रिंटेड का जो प्राइस है इसका 1000 है, 1000 रुपए है विथ डिलीवरी चार्ज। 60 सेट पेपर इसमें आपके उपलब्ध हैं। और प्रिंटेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर 7880497104 पर जो है आपको व्हाट्सएप जो है क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा कि सर ब्रह्मास्त्र चाहिए। और जिसको पीडीएफ चाहिए ब्रह्मास्त्र की, वो सिंपली क्या करे, विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऐप पर जाकर इसको परचेस कर सकता है। ठीक, ये तो हो गया भैया ब्रह्मास्त्र की बात, प्रैक्टिस की बात। नेक्स्ट बात करें प्रैक्टिस सेट। अब भैया जो बच्चे फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, फुल जो है आपके प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनके लिए मात्र 199 रुपए में 25 फुल लेंथ सेट उपलब्ध है। 25 प्रैक्टिस सेट आपके पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है। पीडीएफ फॉर्म में 199 में आपकी एप्लीकेशन सेम आपका जो है विजन एग्री अकेडमी की ऐप पर या वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार बता रहा हूं, वहां से आप परचेस कर सकते हैं इस बुक को। 25 प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर। ठीक है, 25 मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप प्रिंटेड चाह रहे हैं कि सर हमें प्रिंटेड चाहिए, प्रिंट में चाहिए, तो प्रिंट आपका पड़ेगा 399 रुपए का, आपके घर पे डिलीवर करके देंगे, आपके घर पे हार्ड कॉपी में इसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो पीडीएफ चाह रहे हैं वो वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाइएगा विजन एग्री अकेडमी की, वहां से परचेस कर सकते हैं 199 रुपए में। और जो बच्चे प्रिंटेड चाह रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आप लोगों के लिए संकल्प कल ही लॉन्च किए हैं हम। संकल्प ले लो कि सिलेक्शन लेना है, इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो संकल्प एमसीक्यू बैच, ऐसा बैच जिसमें आपके एमसीक्यू के बेस पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। मतलब 100 क्वेश्चन डेली का टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद इसका फुल सॉल्यूशन आपका लाइव क्लास के रूप में दिया जाएगा। आपके डाउट सेशन इसमें क्लियर किए जाएंगे। क्वेश्चन में जो भी डाउट आता है, जैसे आपका क्वेश्चन
आता है, सारा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें जो भी डाउट आते हैं आप इस सेशन में पूछ सकते हैं। इसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों उपलब्ध है। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 3,000 रुपये प्राइस है इसका, एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम 100 प्रश्न रहेंगे डेली के। ये केवल आपका जो है टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस सेट है, डेली टेस्ट होगा, इसमें लाइव सॉल्यूशन क्लास चलेगी, सारा कुछ मिलने वाला है संकल्प में। और यदि आप इसको ऑनलाइन लेना चाह रहे हो कि सर हम ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, ऑनलाइन ज्वाइन करना है, तो 999 रुपए में इसमें आपको टेस्ट पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में साथ लाइव सेशन भी मिलेगा। अभी एक जो है कोड चल रहा है, कूपन चल रहा है DEC 50, ये किसी भी कोर्स पे लगाओगे ना तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं संकल्प बैच में। ठीक है, संकल्प बैच में से अप्लाई कर सकते हैं। अब भैया देखो थ्योरी का वैसे देखो समय तो नहीं है, लेकिन इतना समय तो है कि आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हो। तो कंप्लीट एग्रीकल्चर का सिलेबस, स्टडी मटेरियल, पूरा स्टडी मटेरियल AGTA के अकॉर्डिंग, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक एक टॉपिक इसमें कवर किया गया है पूरा सिलेबस के अनुसार। स्टडी मटेरियल पूरा प्रिंटेड में 1500 रुपए में उपलब्ध है। इसमें आपको सारी बुक्स या फिर कहें आपको नोट्स इसमें मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, जो बच्चे प्रिंटेड नहीं खरीदना चाहते उनके लिए PDF कोर्स भी हमारा बंडल कोर्स उपलब्ध है AGTA के लिए। और टेस्ट सीरीज अभी तक कुल 22 फुल टेस्ट इसमें ऐड कर दिए, 22 फुल टेस्ट। सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है 40 फुल टेस्ट, कोई नहीं देगा भैया एग्जाम तक 40 टेस्ट, कोई नहीं देगा फुल टेस्ट। सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, फुल सेट टेस्ट आपके जो है 40, 50 टॉपिक टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट। प्राइस मात्र 299 रुपए। इसको आप परचेज कर सकते हैं विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट या ऐप पर जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं, आपके ब्रह्मास्त्र सेशन को। ठीक है, ये देखो बताना जरूरी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं सर कोर्स कोर्स कोर्स, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। हम केवल आपकी प्रैक्टिस इसलिए कराना चाह रहे हैं कि अभी देखो हम एक्चुअल में लेट भी आए, एप्लीकेशन लेट बना हमारा, लेट हम आए नहीं है, एक्चुअल में हम पहले ही बैच शुरू कर दिया था। ठीक है, AGTA से पहले ही बैच शुरू कर दिया था, लेकिन ऑफलाइन शुरू किया था। ठीक है, तो ऑफलाइन शुरू किया था तो उस समय हम ऑनलाइन नहीं आए थे, लेकिन अब ऑनलाइन आए ना, तो प्रैक्टिस का समय है भैया। प्रैक्टिस के समय के लिए हम जो है आपको इतनी प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और आज जो है ओवरऑल सेक्शन है किसका, आपका सॉइल साइंस का सेट के अंदर 29 सारा का सारा सॉइल साइंस आज सेट में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन भैया, पहला क्वेश्चन है पौधों के उत्पादन के संबंध में मिट्टी के विभिन्न गुणों पर विचार करता है। कौन सा करता है? कृषि विज्ञानी, एडेफोलॉजिस्ट, पेडोलॉजिस्ट या मृदा रसायन शास्त्र। पौधों के उत्पादन, जल्दी से आंसर करिएगा। सभी लोग कहाँ गए? देखो कुलदीप जी का आ गया, ब्रह्मा 200 कर दो भैया। 200 नहीं कर सकते, उसमें 60 सेट भी तो प्रोवाइड करा रहे हैं सूरज सिंह जी, 60 सेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है पौधों के उत्पादन के संबंध में मिट्टी के विभिन्न गुणों पर विचार करता है, तो भैया कौन करता है? एडेफोलॉजिस्ट। मिट्टी के गुणों, एडेफोलॉजी बेसिकली अध्ययन है ना मृदा का, और एडेफोलॉजिस्ट क्या करता है? मृदा के जो है आपके पौधों के उत्पादन के संबंध में, मतलब पौधों के उत्पादन के संबंध में अध्ययन एडेफोलॉजी कहलाता है। और एडेफोलॉजिस्ट क्या कहलाता है? आपका जो है पौधों के संबंध में मृदा के गुणों का अध्ययन करने वाला। बी के राइट आंसर हो जाएगा। चट्टानों के ऊपर असंगठित सामग्री को कहा जाता है सोलम, रेगोलिथ, बेडरॉक या क्षितिज। असंगठित, संगठित नहीं कह रहा भैया, असंगठित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो रेगोलिथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनकंसोलिडेटेड जो मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं? रेगोलिथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मिट्टी के ऊर्ध्वाधर भाग, थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए इसे, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मिट्टी के ऊर्ध्वाधर भाग को इस रूप में जाना जाता है क्षितिज, सोलम, मृदा प्रोफाइल, उपरोक्त सभी। आपका जो ऊपर ऊर्ध्वाधर भाग होता है इसे किस रूप में जाना जाता है?
ऊर्ध्वाधर भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो भैया मृदा प्रोफाइल। आपके जो ऊर्ध्वाधर भाग होता है मृदा का उसे क्या कहते हैं? मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फुल है, आज पूरा फुल है सॉइल साइंस का, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोलम में शामिल है ए, बी और ई क्षितिज, ए और बी क्षितिज, ए बी और सी क्षितिज, ए प्लस रेगुलित। तो भैया ए बी तो है ही, ए बी तो है ही, साथ में साथ क्या है? ई बी क्षितिज तो है। सब हॉरिजॉन देखो, ए ऊपर होता है, ए और बी के बीच में क्या होता है? ई हॉरिजॉन होता है कि नहीं भैया? होता है कि नहीं? तो आंसर ए हो जाएगा, ए बी और ई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बी कर रहे हैं थोड़ा सा ऑप्शन को ढंग से देखिए, अच्छे से देखिएगा भैया, ठीक है, फिर आंसर करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बनिक मिट्टी में आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 50% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और वजन के आधार पर कम से कम क्या होता है? 20%, 30%, 40%, 45%। कितना जो है वजन के आधार पर कितना कम से कम कार्बनिक पदार्थ होता है बच्चों? तो आपका कितना होता है? 20%। कितना? 20%। 20%। बी नहीं होगा। देखो भाई, हमने बताया ना, ए और बी के बीच कौन सा सब हॉरिजॉन होता है? ई सब हॉरिजॉन होता है कि नहीं होता है? बताओ, ई सब हॉरिजॉन होता है कि नहीं? इंद्रेश जी बताइए, ई सब हॉरिजॉन होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। इसलिए आपका वहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, बी और ई तीनों हो जाएगा, है ना। बी और ए के बीच में क्या होता है? ई हॉरिजॉन होता है कि नहीं होता है भाई? बोलो, जल्दी से बोलो इंद्रेश, होता है कि नहीं? सब हॉरिजॉन होता है कि नहीं? उपसंस्तर होता है कि नहीं? ई, ए और बी के बीच में, इसलिए इन तीनों को मिला के हम सोलम कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक खनिजों में अपक्षय के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी कौन है भैया? सबसे अधिक प्रतिरोधी है आपका, वो है आपका कौन? क्वार्टज। कौन है भैया सबसे अधिक प्रतिरोधी? क्वार्टज। और जो लोग नहीं आए हैं उनको शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग आ जाओ, 8 बज चुके हैं, क्लास शुरू हो गई है भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपक्षय के प्रति सबसे कम प्रतिरोधी खनिज। अपक्षय के प्रति सबसे कम प्रतिरोधता कौन जो है आपका डेवलप करता है? क्वार्टज, ओलिवाइन, जियोथाइट, एनॉर्थाइट। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? तो ओलिवाइन क्या है? कम प्रतिरोधी है। क्वार्टज क्या है? अधिक प्रतिरोधी है। ओलिवाइन कम प्रतिरोधी है, क्वार्टज अधिक प्रतिरोधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक खनिज है? तो आपका जो है मस्कोवाइट, एनॉर्थाइट, डोलोमाइट या वायोटाइट। कौन सा जो है द्वितीयक खनिज है? कौन सा भैया द्वितीयक खनिज है? बता दो जल्दी से, 8वें का आंसर। तो भैया डोलोमाइट। डोलोमाइट कैसा है? सेकेंडरी मिनरल है, सेकेंडरी मिनरल है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन की जाने वाली अकार्बनिक मूल सामग्री कौन सी है? आज वाईफाई कनेक्ट की है सर जी, नेट नहीं बचा है मेरे। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन की जाने वाली अकार्बनिक मूल सामग्री है ग्लेशियल, एओलियन, समुद्री, कोलिबियम। तो भैया गुरुत्वाकर्षण से हो रहा है परिवहन तो कोलिबियम कहलाएगा, और यदि आपका ग्लेशियल बर्फ से हो रहा है तो वो ग्लेशियल कहलाएगा, और यदि आपका वाटर द्वारा हो रहा है तो वो एल्यूवियम कहलाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, हवा से उड़ने वाली सामग्री जिसमें मुख्य रूप से कुछ महीन और चिकनी मिट्टी के साथ गाद शामिल होती है कहलाती है एओलियन, लोएस, मोरेन या जलोढ़। तो भैया यदि हवा से जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? लोएस कहलाता है। लोएस,
लोएस्ट कहेंगे। हवा से उड़ने वाली सामग्री जिसमें मुख्य रूप से कुछ महीन और चिकनी मिट्टी के साथ गाद शामिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कहते हैं। 10B। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिट्टी के निर्माण के निष्क्रिय कारक में शामिल है जलवायु, जीव, मूल सामग्री, इनमें से कोई नहीं। कौन सा निष्क्रिय कारक है भैया? तो आपके जो पेरेंट मटेरियल है, जो मूल सामग्री है, ये आपका इनएक्टिव पार्ट होता है, या फिर कहें आपका जो है निष्क्रिय पदार्थ होता है मृदा निर्माण में। ठीक, जल्दी से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो ताकि जो है आपके थाउजेंड्स लोग आज ही हो जाए। देखो जैसे ही अगर कि आज ही 1000 व्यू हो गए तो कल आपकी ब्रह्मास्त्र नया आ जाएगा, 30वां ब्रह्मास्त्र। बने हुए हैं सारे ब्रह्मास्त्र के सेट पेपर, प्रिंट में अवेलेबल है, डिलीवरी के लिए तैयार हैं। नोट्स भी, प्रिंटेड नोट्स भी तैयार हैं, आपके सेट पेपर भी तैयार हैं। बस आप लोगों को बस ऑर्डर लगाना है, यहां से आपको तुरंत भेज जाएंगे आपके जो है नोट्स और साथ में साथ प्रैक्टिस सेट। ठीक, अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखीय उत्सर्जकों से व्युत्पन्न और एलोफेन या अलह्यूमिक परिसरों द्वारा, थोड़ा सा इसे जूम आउट कर दिया जाए। देखिए, ज्वालामुखीय उत्सर्जकों से व्युत्पन्न और एलोफेन या अलह्यूमिक परिसरों द्वारा प्रभुत्व वाली कौन सी मिट्टी का क्रम है? हिस्टोसॉल्स, एंडीसॉल्स, अल्टीसॉल्स, अल्फीसॉल्स। कौन से भैया ज्वालामुखी उत्सर्जकों द्वारा निकली है? 12 का राइट आंसर बता दो। देखो बी बी बी, अरे भैया 12 का सी नहीं होगा भी, बी होगा। एंडीसॉल्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एंडीसॉल्स कहलाता है, एंडीसॉल्स कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के वर्गीकरण की निम्नतम श्रेणी में शामिल क्या है भैया? क्रम शामिल है, महान समूह शामिल है, मिट्टी श्रृंखला या परिवार। निम्नतम श्रेणी में क्या शामिल है मिट्टी का? तो मिट्टी श्रृंखला, सॉयल सीरीज। क्या शामिल है? सॉयल सीरीज शामिल है, सॉयल सीरीज शामिल है। ठीक, 13 का सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक क्ले मिट्टी में कम से कम क्ले अलग से होनी चाहिए ताकि उसे क्ले मिट्टी कहा जाए। तो भैया कम से कम कितनी क्ले होनी चाहिए क्ले में कि उसे क्ले सॉयल या मृतिका सॉयल या मृतिका मृदा कहा जाए? तो भैया कम से कम 40% मृतिका होना चाहिए कि हम उसे क्ले कहें। कितना चाहिए भैया? 40%। अगला क्वेश्चन, घास के मैदानों में किस प्रकार की संरचना प्रमुख होती है? गोलाकार, प्लेटी, स्तंभाकार या ब्लॉकी? बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? घास के मैदानों में किस प्रकार की संरचना जो है प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गोलाकार, स्फेरिकल जो है गोलाकार संरचना बेसिकली देखने को मिलती है घास के मैदानों में। कौन सी आपकी? गोलाकार या स्फेरिकल? कौन सी? स्फेरिकल। ठीक, गोलाकार संरचना। अगला क्वेश्चन ब्लॉकी नहीं है, घास के मैदानों में आपकी गोलाकार संरचना देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाटर सेट प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? जल संभर में उत्पन्न होने वाले जल संसाधन का संरक्षण एवं संवर्धन करना, बिगड़ती भूमियों का पुनर्वास करना, जहां भी लागू हो भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना, वर्षा जल के अंतःस्रवण को कम करना। कम करना, काम करना नहीं, कम करना। अब भैया यहां पे कह रहा है कौन सा जो है कथन वाटर सेट प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? वाटर सेट प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, वर्षा जल के अंतःस्रवण को बढ़ाना है, कम करना नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 का डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ए में कह रहा है जल संभर में उत्पन्न होने वाले जल संसाधन का संरक्षण और संवर्धन, ये राइट है। ठीक है, राइट है। बिगड़ती भूमियों का पुनर्वास करना मतलब कि उन्हें सुधारना। ठीक है, जहां भी लागू भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना। अब भैया गलत कौन सा है? वर्षा जल के अंतःस्रवण को कम करना, ये गलत है। हाँ, अब 5 ऑप्शन में होगा। ठीक है,
जल्दी 5 ऑप्शन लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिएगा। अभी 4 ऑप्शन में काम चलाइए, क्योंकि अभी 4 ऑप्शन में आपके सारे सेट पेपर बने हुए हैं। ठीक है, जल्दी हम 5 ऑप्शन में लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, वाटर सेट प्रबंधन के मुख्य घटक क्या है? जनसंख्या, गृह प्रबंधन, बायोगैस प्रबंधन, जल जनसंख्या, भूमि, जल भूमि बायोमास प्रबंधन, भूमि जल गृह प्रबंधन। तो भैया जल भूमि और बायोमास प्रबंधन क्या है भैया? मुख्य घटक है किसके? वाटर सेट मैनेजमेंट के। सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर कर दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राज्य कृषि सिंचाई योजना या राजस्थान कृषि सिंचाई योजना। तो इसे अब जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। अब इसका जो है एकीकृत वाटर सेट मैनेजमेंट जो है एक क्या है? एक जो है कंपोनेंट बन के रह गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। अब देखो मैं अकेला हूं, इतना सब हमें मैनेज करना पड़ेगा, फिर 5 ऑप्शन हर एक सेट पेपर में। मैं आपको बता दूं अभी तक 35 तो आपके फुल सेट बन चुके हैं, 35 जो है फुल सेट बन चुके हैं। ठीक है, 40 आपका जो है टॉपिक सेट बन चुके हैं ब्रह्मास्त्र वाले। ठीक है, कितना हो गया? 75 सेट, 75 सेट कंप्लीट हो गए। 75 जिस दिन 100 हो गए ना, 100 वाली एक सीरीज ही लॉन्च कर देंगे। सिलेक्ट क्वेश्चन कहां से बाहर जाएगा भाई? जाएगा ही नहीं, कहां से? कहीं से बाहर, है ना। तो 100 सेट वाली सीरीज जल्द ही लाने वाले हैं। ठीक है, शायद ये सरप्राइज आपको जनवरी में मिल जाए, न्यू ईयर पे मिल जाए आपको नया सरप्राइज। 100 फुल सेट, 40 तो ब्रह्मास्त्र, 60 फुल लेंथ सेट अपलोड करवा दिए हैं आपके ब्रह्मास्त्र में। ठीक है, सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। ठीक है, तो जल्द ही लॉन्च करेंगे 100 सेट, कोई नहीं देगा भैया इतना टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या से जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, इसे व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। योजना बनाने के लिए निधि या कोष के आवंटन का निर्धारण, जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है सही है, ये पूछा गया है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है 19 में। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ए, सी और डी, भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण करना। ठीक है, ये सही है। योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण और जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना, ये आपके ए, सी और डी, ये सारे कुछ। हाँ, ऐप है, ऐप पर जो है सब उपलब्ध है। विजन एग्री एकेडमी ऐप डाउनलोड करिएगा आप, जो है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है हमारी ऐप विजन एग्री एकेडमी के नाम से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर सेट विकास और प्रबंधन कार्यक्रम नीरू और मीरू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीरू और मीरू का संबंध किस राज्य से है? आपका राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या हरियाणा से? नीरू मीरू का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश से। कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। हाँ, आ जाइए टाइपिंग के लिए, टाइपिंग अच्छी चाहिए जितेंद्र गंगवार जी, आ जाइए। मुझे तो रिक्वायरमेंट है एक टाइपिस्ट की, चाहिए है मुझे टाइपिंग के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, विकास प्रक्रिया के कारण समय के साथ एक जल संभर ग्रामीण से शहरी श्रेणी में बदल जाता है। ऐसे जल संभर के तूफान, अफवाह, जल लेख पर शहरीकरण का प्रभाव क्या होगा? विकास प्रक्रिया के कारण समय के साथ एक जल संभर या वाटर सेट ग्रामीण से शहरी श्रेणी में बदल जाता है। ठीक है, सुनिएगा। ऐसे जल संभर के तूफान, अफवाह, जल लेख पर शहरीकरण का क्या प्रभाव होगा? अफवाह की मात्रा को कम करता है, चरम निस्सरण के समय में वृद्धि करता है, समय अवधि को कम करता है, चरम निस्सरण को कम करता है। क्या प्रभाव पड़ेगा? शहरीकरण का प्रभाव क्या होगा इस पर? तो भैया राइट आंसर की बात कर दें यहाँ तो समय अवधि को कम करेगा।
मतलब ये कहें कि जल संभरण जो क्षेत्र में समय अवधि लगेगी ना कि समझ जाएगा आपका जल, तो वो आपको समय कम मतलब कि खराब कर देगा उसको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है, जल संभर या वाटर सेट का दूसरा नाम क्या है? नाली, तालाब, अफवाह द्रोणी या नदी? तो इसे हम अफवाह द्रोणी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अफवाह द्रोणी के नाम से भी जानते हैं। अफवाह द्रोणी के नाम से भी जानते हैं जल संभर को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटर सेट विकास और प्रबंधन कार्यक्रम? जितेंद्र गंगवार जी कॉल कर लेना हमारे नंबर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटर सेट विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? अरवरी, पानी संसद, देश सुधार, नीरू मीरू या हरियाली? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कौन सा वाटर सेट प्रोग्राम जो है शुरू किया जा रहा है? ठीक है, तो आपका हरियाली। विकास और प्रबंधन कार्यक्रम जो लागू किया जा रहा है वो कौन सा किया जा रहा है? आपका जो है हरियाली। कौन सा? हरियाली। ठीक, इंग्लिश में ये क्वेश्चन बताएं। हाँ बिल्कुल बताएंगे इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, किस प्रकार की सिंचाई का अभ्यास तब किया जाता है जब भूमि के गुरुत्वाकर्षण द्वारा चलाने के लिए पानी की आपूर्ति बहुत कम स्तर पर होती है? कम स्तर पर होती है। उद्वहन सिंचाई, लिफ्टिंग इरिगेशन, नदी नहर सिंचाई, रिवर कैनाल इरिगेशन, प्रवाह फ्लो इरिगेशन, अपप्लावन सिंचाई, इनअंडेशन इरिगेशन? किस प्रकार की सिंचाई का अभ्यास तब किया जाता है जब भूमि के गुरुत्वाकर्षण द्वारा चलाने के लिए पानी की आपूर्ति बहुत कम स्तर पर होती है? तो भैया यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उद्वहन सिंचाई। उद्वहन सिंचाई, लिफ्टिंग इरिगेशन। ललितपुर में है हमारा जो है कोचिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की हो जाती हैं? लवणीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं? तो नहरों के आसपास की जो भूमियां होती हैं वो आपकी कैसी हो जाती हैं? लवणीय हो जाती हैं, सैलाइन हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? सैलाइन। अगला क्वेश्चन, कौन सा धनायन आसानी से अवशोषित हो जाता है? Ca++, K+, Mg++, इनमें से कोई नहीं। कौन सा धनायन आसानी से अवशोषित हो जाता है? तो K+। पोटेशियम या K+ आसानी से क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा? किसने 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा? डीजे निकोलस ने, अर्नोन और स्ट्राउट ने, पीएच ब्राउन ने, इनमें से कोई नहीं? किसने 16 तत्वों को आवश्यक कहा? आप यदि अपने घर से कर सकते हैं तो घर से भी आपको जो है काम दे दिया जाएगा, है ना, वर्क फ्रॉम होम। 27 की राइट आंसर की बात करें तो किसने दिया था? आपका अर्नोन और स्ट्राउट ने। 16 पोषक तत्वों को आवश्यक किसने कहा? अर्नोन और स्ट्राउट ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, नत्रजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति के लिए नया उर्वरक कौन सा आया है? नत्रजन और सल्फर तत्वों की आपूर्ति के लिए नया उर्वरक कौन सा आया है? कौन सा है भैया? आपका जो यूरिया है, यूरिया गोल्ड है, सुपर यूरिया या एसएसपी? तो भैया नया उर्वरक जो आया है वो यूरिया गोल्ड आया है, जो कि आपके नत्रजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति करेगा। कौन भैया? यूरिया गोल्ड। अगला क्वेश्चन, यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 37% मात्रा होती है। यूरिया गोल्ड में क्या होता है? 37% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसके ऊपर सल्फर की कोटिंग होती है। क्या होती है? सल्फर की कोटिंग। यह मुख्यतः आपकी दलहनी व तिलहनी फसलों के लिए रिकमेंडेड है। किसके लिए बच्चों? आपका दलहनी व तिलहनी फसलों के लिए रिकमेंडेड है। कौन सा? आपका यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड में जो सल्फर की मात्रा होती है ना वो 17% होती है। इस कारण से इसका रंग पीला होता है और नॉर्मली ये जो है 17% इसमें सल्फर होता है और 37% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, ओ संस्तर अनुपस्थित होता है कार्बनिक मृदा में, खेती योग्य मृदा में, वन मृदा में, इनमें से कोई नहीं। तो भैया खेती वाली मिट्टी है, तो खेती वाली मिट्टी में क्या अनुपस्थित होता है आपका, ओ संस्तर ऑर्गेनिक हॉरिजोन अनुपस्थित होता है खेती योग्य मृदा में। मार्केट में नहीं मिल रही है अभी, हाँ, लेकिन लॉन्च हो चुका है ये। अगला क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मृदा कहलाती है खादर बांगर दोनों, इनमें से कोई नहीं। नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर। खादर नॉर्मली आपकी नई नई बनी होती है, कलर में लाइट होती है लेकिन ज़्यादा उपजाऊ होती है। बांगर थोड़ी सी डार्क कलर में होती है और नॉर्मली क्लेई होती है और इस जो है कम उपजाऊ होती है आपकी नई जलोढ़ मृदा के मुताबिक। अगला क्वेश्चन, बेंच टेरेस में भूमि का ढलान प्रतिशत कितना होता है। बेंच टेरेसेस में भूमि का ढलान प्रतिशत कितना होता है, 3 से 10, 2%, 12%, 16 से 33%। कितना ढलान होता है भैया बेंच टेरेसेस में, तो 16 से 33%। बेंच टेरेस में भूमि का ढलान जो होता है कितना होता है, 33%, 33%। भाई शेयर करो थोड़ा सा। इंद्रेश जी, अमित तिवारी जी, ब्रजेश कुमार, जसवंत कुमार, आरवी मौर्य, शेयर करो जल्दी से ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है नलकूप, तालाब, नहरों या कुएं से। तो भैया सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है नलकूप से होती है, भारत में भी और उत्तर प्रदेश में। अब पुराने डाटा पर मत जाना, पुराना डाटा कहता है कुएं से होती है, पुराना डाटा कहता है आपका, सॉरी, पुराना डाटा कहता है नहरों से ज्यादा सिंचाई होती है ना। पुराना डाटा जो कहता है नहरों से कहता है, लेकिन जो नया डाटा है वो कहता है आपका नलकूप से भारत में सर्वाधिक होती है और यूपी में भी सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है। ठीक है, तो अब कोई यहां पर आपत्ति ना जताए। अगला प्रश्न, फसल अवधि के दौरान आवश्यक जल की गहराई को क्या कहा जाता है, ड्यूटी, कोर वाटरिंग, डेल्टा, पलेवा। तो भैया आपकी फसल अवधि के दौरान आवश्यक जल की जो गहराई होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और आपकी फसल अवधि के दौरान आवश्यक जल की मात्रा को हम ड्यूटी कहते हैं। और आपकी जो है फसल बुआई के बाद पहली सिंचाई आपकी कोर वाटरिंग कहलाती है। फसल बुआई के बाद पहली सिंचाई को हम क्या कहते हैं, कोर वाटरिंग। और फसल बुआई के पहले जो सिंचाई की जाती है उसे पलेवा कहते हैं। फसल बुआई के पहले जो सिंचाई की जाती है उसे पलेवा, कोर वाटरिंग, फसल बुआई के बाद पहली सिंचाई। ठीक, राइट आंसर डेल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो वाटर शेड के लिए क्षेत्र कितना होगा, 50,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, 100 से 1,000 हेक्टेयर या 1 से 100 हेक्टेयर। माइक्रो वाटर शेड के लिए क्षेत्र कितना होगा, तो 100 से 1,000 हेक्टेयर। 100 से 1,000 हेक्टेयर कितना होगा माइक्रो वाटर शेड के लिए क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से सिंचाई की कौन सी विधि फल वृक्षों को सिंचाई देने के लिए उपयुक्त है या प्रयोग की जाती है, क्यारी विधि, सीमा पट्टी विधि, नाली विधि, थाला विधि। तो भैया सबसे ज्यादा कौन सी अपनाई जाती है, थाला विधि अपनाई जाती है। कौन सी अपनाई जाती है, थाला विधि। सिंचाई के लिए फल वृक्षों के लिए जो अपनाई जाने वाली विधि है वही थाला विधि है सबसे ज्यादा, है ना। ये हमारा नंबर है, कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वायरी हो 7880497104। ये 24 घंटे उपलब्ध है आप लोगों के लिए, बस क्लास ना चल रही हो। ठीक है, क्लास चल रही होती है उस समय हम कोई कॉल जो है रिसीव नहीं करते, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वायरी हो या प्रिंटेड नोट्स मंगाना हो तो इस पर आप नॉर्मली कांटेक्ट कर सकते हैं। संकल्प जो ज्वाइन करेगा ना उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उसमें इतनी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं एग्जाम तक। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन, वायु अपर्दन की वह अवस्था जिसे किसान की मृत्यु कहा जाता है, बौछार क्षरण, परत क्षरण, रिल क्षरण, अवनालिका क्षरण। तो भैया जो परत क्षरण होती है ये नोटिसेबल नहीं होती, मतलब कि ये किसान द्वारा देखी नहीं जा सकती, इस कारण से जो है डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है। साथ में साथ परत क्षरण में क्या होता है कि ये नोटिस तो नहीं होती लेकिन ये इंपॉर्टेंट या फिर कहें आपके जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व उसको बहाकर ले जाती है। ठीक है, जिस कारण से इसे जो है परत क्षरण या फिर कहें डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है।
हाँ, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं नए पैटर्न को देखते हुए ही रखने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में भी आकार की हरिमाहीनता का कारण है। बोरॉन की कमी, सल्फर की कमी, नाइट्रोजन की कमी, जिंक की कमी। तो भैया नाइट्रोजन की कमी से भी आकार की क्लोरोसिस आती है। किसकी कमी से भैया? नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी से कैसी हरितहीनता देखने को मिलती है? वी शेप्ड क्लोरोसिस, या फिर कहें भी आकार की हरितहीनता या हरिमाहीनता, सॉरी हरिमाहीनता जो है देखने को मिलती है। हाँ, वाटर इरोजन कहते। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी में भिप्टेल नामक विकार किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? कैल्शियम, मोलिब्डेनम, लोहा, मैग्नीशियम। तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। भिप्टाइल ऑफ कॉलीफ्लावर किस में से होता है? आपका मोलिब्डेनम की कमी से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 है, चुकंदर में खोखला हृदय विकार का कारण क्या है? नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी या बोरॉन की कमी। खोखला हृदय या हॉलो हार्ट का कारक क्या है? तो यह बोरॉन की कमी से होता है। चुकंदर के अंदर खोखला हृदय या फिर कहें आपका जो हॉलो हार्ट होता है वो किससे होता है? बोरॉन की कमी से। किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में रहने वाले कौन से जीव अपनी गतिशीलता और अन्य सूक्ष्म जीवों पर शिकार के लिए जाने जाते हैं? जो सूक्ष्म जीव आबादी के नियमन में योगदान करते हैं। प्रोटोजोआ, स्तनधारी, या तो ए या बी, इनमें से कोई नहीं। मिट्टी में रहने वाले कौन से जीव अपनी गतिशीलता और अन्य सूक्ष्म जीवों पर शिकार के लिए जाने जाते हैं? जो सूक्ष्म जीव आबादी के नियमन में योगदान करते हैं। तो भैया वो कौन से हैं? प्रोटोजोआ है। कौन है भैया? वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा मृदा जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए महत्वपूर्ण है और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने, खनिज अवशोषण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है? वायरस, कवक, जीवाणु या उपरोक्त सभी। कौन सा मृदा जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए महत्वपूर्ण है और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने, खनिज अवशोषण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है? तो भैया कौन जाना जाता है? तो भैया कवक जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? कवक, फंगस जाने जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण है? ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, वायुमंडल में गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना, हवा में मौजूद कणों का गुरुत्वाकर्षण का जमीन पर जमा होना, प्राकृतिक वन छतरियों के माध्यम से हवा का निस्पंदन। तो भैया वायु प्रदूषण प्राथमिक कारण क्या है? तो भैया प्राथमिक कारण जो है वो है आपका हवा में मौजूद, सॉरी, वायुमंडल में गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना। वायुमंडल में गैस मतलब कि जो आपकी गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, तो वो आपके नॉर्मली क्या करती हैं? वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 है, फसलों पर जल भराव के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए कौन सी विधि जो है सर्वोत्तम है? मिट्टी की नियमित जुताई करें, अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आपूर्ति, उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराना, रोपण घनत्व में वृद्धि। अब भैया जल भराव हो रहा है, जल भराव हो रहा है तो क्या चाहिए? जल निकासी चाहिए। जल भराव हो रहा है तो जल निकासी चाहिए, तो हम उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराएंगे। प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाएगी? उपयुक्त जल निकासी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आमतौर पर मिट्टी में पाया जाता है और पोषक चक्र और अपघटन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? सरीसृप, जीवाणु, स्तनधारियों और इनमें से कोई नहीं। कौन सा है भैया जीव है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीवाणु। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जीवाणु, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता। तो भैया ये देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है? देहरादून के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन, अर्नोन और स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए किस तत्व की अनिवार्यता की खोज का श्रेय दिया गया? अर्नोन और स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए
किस तत्व की अनिवार्यता की खोज का श्रेय दिया गया था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मोलिब्डेनम या कैल्शियम? कौन सा तत्व इन्होंने खोजा था? तो भैया वो था मोलिब्डेनम। कौन सा? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जैविक नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। कौन भैया? आपका मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, 49वां प्रश्न है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस श्रेणी का जल संभर सबसे बड़ा है? सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट या मिनी वाटर सेट? कौन सा जो है जल संभर है वाटर सेट सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? मैक्रो वाटर सेट सबसे बड़ा है, मैक्रो वाटर सेट। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र को कवर करने वाले जल संभर को कहते हैं सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट, मिनी वाटर सेट? क्या कहेंगे? 1 से 100 हेक्टेयर को कवर करेगा जो, तो भैया उसे हम मिनी वाटर सेट कहेंगे। जो 1 से 100 हेक्टेयर को कवर करेगा उसे क्या कहेंगे भैया? मिनी वाटर सेट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 है, 1000 से 10,000 हेक्टेयर, 1000 से 10,000 हेक्टेयर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट या मिली वाटर सेट? अब भैया कह रहा है 1000 से 10,000 हेक्टेयर कौन सा वाटर सेट होगा? तो मिली वाटर सेट। उसे क्या कहेंगे? 1000 से 10,000 हेक्टेयर वाले को क्या कहेंगे? मिली वाटर सेट। अगला क्वेश्चन, यदि जल ग्रहण क्षेत्र 15,000 हेक्टेयर मापता है, 15,000 हेक्टेयर मापता है, तो इसे वर्गीकृत करते हैं सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैक्रो वाटर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्रो वाटर सेट कहेंगे, मैक्रो वाटर सेट कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार लाल मिट्टी में बुआई के कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए? जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार लाल मिट्टी में बुआई के कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए? तीसरे दिन बाद, चौथे दिन, 7वें दिन या 9वें दिन बाद? कब करनी चाहिए भैया? तो आपका जो है तीसरे दिन बाद। लाल मिट्टी में बुआई के तीसरे दिन बाद क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 है, लाल मिट्टी और भारी मिट्टी के बीच सिंचाई कार्यक्रम की तुलना करते समय चौथी सिंचाई के दिनों में क्या अंतर है? लाल मिट्टी और भारी मिट्टी में, लाल मिट्टी और भारी मिट्टी में बीच सिंचाई कार्यक्रम की तुलना करते समय चौथी सिंचाई के दिनों में क्या अंतर है? 3 दिन का है, 4 दिन का, 5 दिन या 6 दिन का? तो भैया यहाँ पर जो अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 4 दिन का। लाल मिट्टी और भारी मिट्टी सिंचाई के बीच अंतर होता है ना, वो आपकी चौथी सिंचाई के बीच अंतर जो होता है वो 4 दिन का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई अनुसूची के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? लाल, भारी मृदा, काली मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक देखो, काली तो क्ले है, क्ले में तो ज्यादा जरूरत होती नहीं है ना, क्ले में तो ज्यादा जरूरत होती नहीं है, तो जरूरत किस में होती है आपकी? लाल मृदा में। 55 का ए हो जाता है, 55 का ए आंसर सही हो जाता है, 55 का ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व? भैया ये द्वितीयक पोषक तत्व है। Mg, कैल्शियम और सल्फर कैसे हैं? द्वितीयक पोषक तत्व। आगे बढ़ते हैं, 57वां प्रश्न है भैया। 57वां प्रश्न है, खाद उर्वरकों, भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है प्राकृतिक उर्वरता, उपार्जित उर्वरता, भूमि उत्पादकता या उर्वरता? खाद डाल रहे हो, उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हो, भू परिष्करण क्रियाएं कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, तो ये कौन सी उर्वरता कहलाएगी? तो इसे हम क्या कहेंगे? आपकी उपार्जित, जो हमने जो है आर्टिफिशियल डेवलप की है, उपार्जित जो है आपकी उर्वरता कहेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः दलदलों और आर्द्र भूमियों से निकलती है? N2O, CH4, CO2, O2? तो भैया मीथेन निकलती है। आपका धान का खेत हो, जल भराव वाला क्षेत्र हो, दलदल हो, या फिर कहें आपके आर्द्र भूमियां हो, यहां से जो गैस निकलती है वो कौन सी है? मीथेन है। कौन सी है भैया? मीथेन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है,
भारत में निर्मित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो आज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह है अमोनियम फास्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। कौन सा भैया? भारत में निर्मित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो आज उत्पादन में प्रथम स्थान है भैया यूरिया ही है। यूरिया जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है ना भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की लगभग कितनी मात्रा होती है? एसएसपी में 15%, 8, 11 या 18%। सिंगल सुपर फास्फेट में जो आपका सल्फर होता है भैया वो कितना होता है? तो भैया कितना होता है आपका? 11%, 11 से 12% होता है, लगभग 11 से 12% होता है। कितना होता है बच्चों? 11 से 12%। अगला क्वेश्चन 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कम से कम हाइग्रोस्कोपिक है? हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जिस पर जो है नमी जो जल्दी से पकड़ लेता है। जो अधिक नमी को पकड़ता है वो अधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो है नमी को मतलब देरी से अवशोषित करता है वो कम हाइग्रोस्कोपिक होता है ना। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया या अमोनियम सल्फेट, कौन सा जो है कम हाइग्रोस्कोपिक है? तो भैया वो है डाई अमोनियम फास्फेट। आपका डीएपी जो है कम जो है क्या है आपका? हाइग्रोस्कोपिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऋण आयन और धनायन दोनों रूपों में अवशोषित किया जाता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो भैया यहाँ पर नाइट्रोजन जो है NH4+ के रूप में भी और NO3- के रूप में भी अवशोषित किया जाता है, माइनस के रूप में भी अवशोषित किया जाता है। कौन सा बच्चों? आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रति इकाई मूल्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है? अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया। प्रति इकाई मूल्य के आधार पर कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है? तो सबसे सस्ता तो भैया एक ही है, कौन? यूरिया। यूरिया क्या है? सबसे सस्ता है। डीएपी फिर महंगा है आपका, है ना। विलासितापूर्ण खपत निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सामान्य होती है? तो फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम या नाइट्रोजन। तो भैया पोटेशियम में जो है विलासितापूर्ण जो है उपभोक्ता या खपत होती है। किसके अंदर बच्चों? आपका जो है पोटेशियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65 है, मिट्टी में फास्फोरस की अधिकता से किसकी कमी होती है? जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम या मैग्नीज। फास्फोरस की अधिकता हो रही है तो किसकी कमी हो जाएगी? तो भैया फास्फोरस की अधिकता से जिंक की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी भाई? जिंक की कमी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं आंकड़े, अनुदेश और आंकड़े, निम्न स्तरीय भाषा, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होता है? तो भैया अनुदेश भी होते हैं, आंकड़े भी होते हैं और निम्न स्तरीय भाषा भी होती है। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सी केबल लाइट बीम के रूप में सिग्नलों को प्रसारित करती है? थिन कोर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, वो हो जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। कौन सी केबल भैया? फाइबर ऑप्टिक केबल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रकार कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रकार कौन सा है? सिंगल मोड केबल, मल्टी मोड केबल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रकार कौन सा है? तो दोनों है, ए और बी दोनों जो है ऑप्टिकल फाइबर की क्या है? प्रकार है। ऑप्टिकल फाइबर नॉर्मली नेटवर्क में मदद करता है, सिंगल मोड केबल और मल्टी मोड केबल। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का पिता किसे कहा जाता है? जॉन ओ सुल्वान को, नरेंद्र सिंह कपानी, ओलिवर हैवीसाइड या एन शेषगिरी को। ऑप्टिकल फाइबर का पिता किसे कहा जाता है? तो नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी को ऑप्टिकल फाइबर का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में स्वान का क्या अर्थ है? SWAN का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सिंगल वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिंपल वाइड एरिया नेटवर्क है, इनमें से कोई नहीं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में स्वान का क्या अर्थ होता है? तो भैया स्वान का अर्थ जो होता है वो होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्वान का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 है, यह एक नेटवर्क डिवाइस है जिसमें अनेक पोर्ट होते हैं जिनके द्वारा अनेक कंप्यूटर और नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे डाटा का आदान प्रदान कर सकें। उसे क्या कहते हैं? राउटर, हब, स्विच या रिपीटर। तो भैया हम उसे कहते हैं आपका राउटर। क्या कहते हैं? राउटर। यह एक नेटवर्क डिवाइस है जिसमें पोर्ट होते हैं जिनके द्वारा जो है अनेक कंप्यूटर और नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जॉब व एंट्रेंसशिप खोजने के लिए किस सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है? जॉब खोजने के लिए या एंट्रेंसशिप खोजने? लिंक्डइन, फेसबुक, क्वेरा या टेलीग्राम? तो भैया हम कहां पर जाते हैं? लिंक्डइन पर जाते हैं। किस पे जाते हैं? लिंक्डइन पर जाते हैं जॉब और एंट्रेंसशिप खोजने के लिए। यूट्यूब की स्थापना कब हुई? 2004, 2005, 2006 या 2009 में? यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 के अंदर। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? 2005 के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74 है, एक्स या पूर्व नाम ट्विटर के वर्तमान में मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, नील मोहन, एलोन मस्क या पावेल डुरब? एक्स या पूर्व ट्विटर के जो वर्तमान मालिक हैं वो कौन है? तो ये एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है वर्तमान में जो है ट्विटर के मालिक हैं। फेसबुक हमें अधिकतम कितने दोस्त बनाने की अनुमति देता है? तो फेसबुक हमें अधिकतम 5000 दोस्त, कितने बच्चों? 5000 दोस्त बनाने की अनुमति। सोशल मीडिया साइट्स हैं आपके उसमें सिलेबस में, तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है, सरकार और लोगों के बीच व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने और ई व्यापार के बारे में सलाह देने के लिए ऑनलाइन गैर वाणिज्यिक बातचीत कौन सी कहलाएगी? G2B, G2G, G2E या G2C? तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे बच्चों आपका G2B। गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार और लोगों के बीच व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने के लिए, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस। अमेजोन व फ्लिपकार्ट किसके उदाहरण है? B2C के, B2B के, B2B या C2C के? अमेजोन व फ्लिपकार्ट किसके उदाहरण हैं? तो भैया ये उदाहरण है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर के उदाहरण है अमेजोन व फ्लिपकार्ट। ई वे, OLX और क्विकर किसके उदाहरण हैं? B2C के, B2B, C2B या C2C के? ई वे, OLX, क्विकर किसके उदाहरण हैं? तो भैया ये हैं आपके C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेचने का काम करता है, किसमें? आपका जो है ई वे, OLX और क्विकर के अंदर। ये C2, कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रणाली है, ठीक। अगला क्वेश्चन 79 है, इंटरनेट मार्केटिंग का एक रूप है जिसमें मुख्य रूप से भुगतान किए गए विज्ञापन के माध्यम से प्रचार किया जाता है। इंटरनेट मार्केटिंग का एक रूप है, इंटरनेट मार्केटिंग का एक रूप है, ठीक है। इंटरनेट मार्केटिंग का एक रूप है जिसमें मुख्य रूप से भुगतान किए गए विज्ञापन के माध्यम से प्रचार किया जाता है। ऑप्शन ए है सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। ऑप्शन बी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑप्शन सी है बच्चों आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन डी है बच्चों आपका ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या कहेंगे इसे? राइट आंसर क्या होगा 79 का? तो यहां पर ऑप्शन है सर्च इंजन मार्केटिंग कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? सर्च इंजन मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग का एक रूप है जिसमें मुख्य रूप से भुगतान किए गए विज्ञापन के माध्यम से प्रचार किया जाता है, इसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
80 है। एमएस वर्ड में फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? अल्ट प्लस पी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। किस जो है शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर? तो आपकी जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। एक चीज और मैं बता दूं आपको, कल हम जो सेट पेपर लेकर आने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का रहने वाला है, जिसमें 125 क्वेश्चन रहेंगे एग्रीकल्चर के। कितने क्वेश्चन? 125 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ साझा नहीं करता, यार सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। कौन सा उत्तर प्रदेश का जनपद जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भैया वो है आपका कुशीनगर। कौन सा भैया? कुशीनगर जो है सीमा साझा नहीं करता नेपाल के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का जो है राज चिन्ह अंगीकार किया है? वही 8 PM 8 बजे लेंगे, शाम को 8 बजे, ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा से, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या दिल्ली गेट? कहां से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दो मछलियों के को लिया है? तो रूमी दरवाजा से। कहां से? रूमी दरवाजा से जो है लिया है, जुड़वा मछलियों का राज चिन्ह अंगीकार किया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, महाराजगंज। एक और क्वेश्चन जो आपका आ गया है, नेपाल से जो है सीमा साझा नहीं करता है, तो भैया 83 का राइट आंसर जो हो जाता है सीतापुर। सीतापुर आपका जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। तो भैया महोबा उत्तर प्रदेश का है। महोबा जो है सॉरी बुंदेलखंड क्षेत्र का है में है। कौन सा आपका? महोबा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कौन से शहर को भैया? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज? पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? तो भैया कन्नौज को कहा जाता है। पूर्व का ग्रास जो कहा जाता है कन्नौज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। बलिया कौन सा जिला जो है उपस्थित है? बलिया। बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रकारों की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या विंध्य मिट्टी या फिर कहें करेल मिट्टी? कौन सी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भैया आपकी काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है काली कपास की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भावर क्षेत्र में महीन जलोढ़, दलदली, ककरीली, पथरीली, भूर। भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है बच्चों? तो ककरीली पथरीली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? ककरीली पथरीली। हाँ मुझे पता है, 31 नहीं है भैया ब्रह्मास्त्र में, आप अच्छे से चेक करिएगा। 36 सेट पेपर ऐड है और बाकी आपके 15 फुल ऐड हैं, अगर ये आपने अच्छे से देखे होंगे, ठीक है? आज कुछ ऐड कर देंगे हम, ठीक है? अगला क्वेश्चन, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर, झांसी, चित्रकूट। तो भैया ये पाई जाती है आपकी आगरा एवं अलीगढ़ में। आगरा एवं अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है तो वो कहां पर पाई जाती है? जौनपुर के अंदर। जौनपुर के अंदर पाई जाती है, जिसमें जो है मुख्य रूप से पोटास की कमी है। उत्तर प्रदेश किस जिले में पाई जाती है? आपकी जो है जौनपुर के अंदर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल?
कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार कहां पर है? तो भैया ये महोबा के अंदर है। कहां पर है बच्चों? विजय सागर पक्षी विहार महोबा के अंदर। कहां पर है बच्चों? महोबा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया था? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज या मेरठ में? गिद्ध संरक्षण केंद्र, पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो महाराजगंज में। कहां पर बच्चों? महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, बब्बर शेर सफारी कहां स्थापित किया जा रहा है? तो भैया आपका बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज या पीलीभीत में? तो भैया इटावा के अंदर बब्बर शेर सफारी। कहां पर? इटावा के अंदर बब्बर शेर सफारी कहां पर? इटावा में जो है क्या किया जा रहा है? आपका विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। लखनऊ में, वृंदावन, अलीगढ़, कानपुर। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहां पर? तो भैया ये आपका अलीगढ़ के अंदर। कहां पर बच्चों? अलीगढ़ के अंदर। कहां पर? अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सूरिनसर मानसर झील। कौन सा जो है रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो भैया वो है आपका सूरिनसर मानसर झील है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? सोन, हिंडन, नर्मदा नदी, शारदा नदी। कौन सी जो है आपकी उत्तर प्रदेश से जो है प्रवाहित नहीं होती? तो भैया नहीं, कौन सी होती? नर्मदा नदी नहीं होती। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में होती है, प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2016, 2017, 2018 या 2019 में? कृषक समृद्धि आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो 2017 के अंदर। कब गठित किया गया था? 2017 में। अगला क्वेश्चन, हिंडन नदी है भाई। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी? 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। तो भैया सभी को पता है लखनऊ। दशहरी आमों के लिए मलिहाबाद, लखनऊ फेमस है ना। यहां पर बच्चों आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब जो कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं वो रुक जाएं। एक संकल्प बैच बच्चों हम लाए हैं, एक ऐसा बैच जिसमें आपको डेली एक टेस्ट के फॉर्म में एमसीक्यू दिए जाएंगे जो कि आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, जिसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप बाय कर सकते हैं और साथ में साथ टेलीग्राम पर इसका डेमो भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको एक समय, देखो 8 दिन का हम ऑलरेडी समय देंगे टॉपिक वाइज उसमें, ठीक है। हिंडन नदी बिहार की है, कौन कह रहा है भैया? बिहार। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर का नाम सुना है? मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र है ना, मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र। हाँ, आपका जो है 30 तारीख को है, 30 दिसंबर को है आपका एनएससीएल का एग्जाम। 30 दिसंबर को एनएससी का एग्जाम 30 दिसंबर को है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक ऐसा बैच हम लेकर आए हैं, एक ऐसा बैच लेकर आए हैं जो ऑफलाइन भी है ऑनलाइन में। इसमें हम जो है 9 से 10 के बीच एक मतलब ऑफलाइन में हम टेस्ट पेपर देते हैं। टेस्ट पेपर आपसे मतलब कि पहले से ही हम इसमें आपके समय जो है 8 दिन का समय दे देते हैं, ठीक है। 8 दिन का समय आप तैयार करिएगा। उसके बाद जो आपका पूरा पेपर होता है, आप टॉपिक वाला जो टेस्ट पेपर होता है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। ये आपका एग्जाम तक चलने वाला, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे इसमें संकल्प बैच में उतना हम बनाने वाले हैं।
इसका ऑफलाइन का फीस तो 3,000 है, ठीक है, 3,000 है आपका, ऑफलाइन का फीस तो 3,000 है, लेकिन ऑनलाइन का जो है 999 है। 999 आपको पीडीएफ प्लस प्लस आपकी लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग जो बच्चे टीए की बढ़िया से तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके प्रिंटेड नोट्स तैयार हैं। देखो प्रैक्टिस पे ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं हम, इसलिए देखो आपके जो ब्रह्मास्त्र है इसकी पीडीएफ, आपको जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र के 60 सेट पेपर की पीडीएफ 20 फुल लेंथ 40 टॉपिक वाइज, ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन हमारा विजन एग्री एकेडमी के नाम से जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके ये जो है वाई कर सकते हैं। एक आपकी जो है ये प्रिंटेड में भी है और साथ में साथ पीडीएफ दोनों में अपलोड है, तो ये भी अगर ये बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। और एमसीक्यू संकल्प बैच ये भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल एग्रीकल्चर का जो कि पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसे अगर कि आप घर पे मंगाना चाहें तो घर पे मंगा सकते हैं, और आपका पीडीएफ में लेना चाहें तो पीडीएफ भी इसकी उपलब्ध है। घर पे आप मंगाते हो तो डिलीवरी चार्ज के साथ ये आपको पड़ेगा 1,500 रुपये में। कंप्लीट सिलेबस है, बिल्कुल टीए के अकॉर्डिंग है। मुझे थोड़ा सा समय लगा अपने नोट्स तैयार करने में क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहा था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स चाहता है वो आपसे संपर्क कर सकता है हमारे नंबर पे। और साथ में साथ कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स जो लेना चाहता है 499 में पीडीएफ, वो कहाँ पर जाए, एप्लीकेशन पे जाए या वेबसाइट पे जो है बाय कर सकते हैं। और एजीटीए के लिए 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट, प्राइस कितना 299 में आपके उपलब्ध है एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पर। तो आप जाइएगा visionagriacademy.in पर, मैं आपको विजिट करके ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, ये आपका ब्राउजर खोला, ठीक है, ब्राउजर में जाना है आपको, ब्राउजर में विजन एग्री एकेडमी की देखो वेबसाइट खुल गई, visionagriacademy.in आपको सर्च करना है, ये आपको देखो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी विजन एग्री एकेडमी की। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि डेस्कटॉप पर है, ठीक है। देखिए ये आपके देखो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे ना इसका ब्राउजर थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा लेट खुल रहा है इसमें। देखिए ये हमारी वेबसाइट है visionagriacademy.in। यहाँ पर आपको नीचे जाना है, जो संकल्प बैच लाइव क्लास लेना चाहते हैं यहाँ से एनरोल कर सकते हैं, जो बच्चे योद्धा बैच लेना चाहते हैं यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। साथ में साथ आपके जो वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, ई लाइब्रेरी में संकल्प बैच की आपके ऑफ जो है पीडीएफ कोर्स, ये आपका पीडीएफ कोर्स है, ये आपका जो है एक है ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, और ये आपकी जो है टेक्स्ट बुक जो आप लोग चाह रहे थे टेस्ट सीरीज वाली, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक। और साथ में साथ टेस्ट सीरीज की बात करें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ पर डेली करंट अफेयर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज बच्चों आपका जो है टेस्ट सीरीज आपका एजीटीए की फुल टेस्ट सीरीज, देखिए ये 46 टेस्ट अभी उपलब्ध है इसके अंदर। अभी तक 46 टेस्ट हमने ऐड कर दिए, इसमें 100 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे ओवरऑल सारा कुछ मिलाकर, है ना। तो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के लिए कंप्लीट आपका देखो ये संकल्प बैच, ये योद्धा बैच, वीडियो कोर्स आपका जो है ई लाइब्रेरी में आपका देखो पीडीएफ नोट्स हैं, ये आपके ब्रह्मास्त्र सेट पेपर इसे वाई कर सकते हैं, ये आपका जो है फ्री स्टडी मटेरियल है, ये आपका 25 सेट पेपर हैं ये, ठीक है, 25 सेट पेपर आपका मात्र 199 रुपये में। ये आपका संकल्प बैच की पीडीएफ कोर्स है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में देखो अभी तक 22 टेस्ट इसमें हम ऐड कर चुके हैं, देखिए आप 22 टेस्ट फुल लेंथ, 22 टेस्ट अभी तक किसी भी टेस्ट सीरीज ने ऐड नहीं है या फिर किसी ने ऐड नहीं किए है, फुल लेंथ टेस्ट आपके 22 ऐड कर दिए गए हैं। इसमें टारगेट टेस्ट, जनरल एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश सामान्य, कंप्यूटर प्रीवियस ईयर सारा कुछ मिलने वाला है एजीटीए के लिए, आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है visionagriacademy.in, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा सा हमें बताना था।